बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ का फीडबैक दें, बाकी 5 मिनट इंतज़ार करते हैं। बाकी लोग जो है ज्वाइन हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पिछली जो लेक्चर की सीरीज़ थी उसमें हमने स्टार्ट किया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। हमने जो कंपनी लॉ को पढ़ा, हमने कंपनी लॉ को इसलिए पढ़ा, इसलिए जाना कि कल को हम कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है उसको कैसे क्रिएट किया करेंगे। कंपनीज एक्ट में हमने वो सारे तरीक़ेकार पढ़ लिए हैं कि जिनके ज़रिए हम एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी या गारंटी लिमिटेड कंपनी या के ऐसी कंपनी जो कि सेक्शन नंबर 42 में रजिस्टर होगी, उनका क्या तरीक़ाकार होगा वो सारा पढ़ लिया। देयर आफ्टर मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2017 की जो है वो देखें। आपको देखने से ही आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद हमने डिटेल में रेगुलेशंस पढ़ी हैं लॉ की। नाम कैसा होना चाहिए, मेमोरेंडम को कौन सा मेमोरेंडम तुमने फिल करना है, कैसे फिल करना है। और फिर वहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ाया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। और आर्टिकल एसोसिएशन एक रूल बुक लिखी जाती है। उस रूल बुक में बताया जाता है कि ये जो कंपनीज एक्ट है 2017, इसके मुताबिक जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा। और देयर आफ्टर मैंने सारी सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको बताया था कि वाइंड अप कि ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इसको बाय द वे ऑफ लॉ इसकी डेथ भी होती है। और हमने वाइंडिंग अप में वो सारा तरीक़ेकार देखा कि जिसमें इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की जो है वो डेथ होती है तो कैसे होती है और कौन कौन से पर्सन ने कंट्रीब्यूट करना होता है। देयर आफ्टर वहाँ हमने सारी रिक्वायरमेंट पढ़ी। लेकिन हाँ, एक कंपनी रह गई थी जो कि नहीं पढ़ाई, क्योंकि यार इसका अलहदा से रूल्स हैं। इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल तो वहीं से मिल जाता है हमने जो है कंपनीज एक्ट 2017 में, लेकिन इसकी मैनेजमेंट के लिए अलहदा से रूल्स बनाए गए। तो 2003 में एक रूल इशू हुआ, रूल एससीसीपी ने इशू किया कि जो सिंगल ओनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो अपनी लाइबिलिटी को लिमिट करना चाहते हैं तो वो एक कंपनी बना सकते हैं जिसका नाम होता है सिंगल मेंबर कंपनी। तो सिंगल मेंबर कंपनीज, जितनी भी कंपनीज होती हैं ये ऑपरेट होती हैं बाय द वे ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स 2003 के थ्रू। तो जितने हमारे रिलेटेड इसमें कोई 10 से 11 रेगुलेशन है टोटल।
तो जितनी भी रेगुलेशन है वो आज की मैं स्लाइड में आपके सामने ले आया हूँ, और इसके बाद जो ये जो रूल्स हैं ये मैं ग्रुप में अपनी स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, एज वेल एज जो ड्राफ्टेड रूल्स हैं एससीसीपी की तरफ से वो भी शेयर कर दूंगा। एसएमसी कैसे बनती है? उन लोगों ने बताया कि जी एसएमसी बनाने के लिए ना 2003 में रूल आए। एसएमसी बनाने के लिए उन्होंने कहा एक सिंगल ओनर अगर वो अपनी लाइबिलिटी को लिमिट करना चाहता है, मींस टू से वो अपनी लाइबिलिटी लिमिट करना चाहता है, एक प्राइवेट कंपनी का स्टेटस लेना चाहता है, तो 2003 की जो रिक्वायरमेंट थी उनके मुताबिक ना एससीसीपी ने कहा कि इस रूल्स में ना एक फॉर्म एंड पे अटैच है S1। ऐसे ओनर को, ऐसे मेंबर को चाहिए कि वो S1 फिल करे और एससीसीपी के साथ फाइल कर दे। 2003 से लेकर 2015 तक ये रिक्वायरमेंट थी कि जब भी S1 फुलफिल करना है तो आपने ना उसमें 2 लोगों का नाम लिखना है, कम से कम 2 लोग, कि आपके मरने के बाद उस ओनर को बोला गया कि अगर आप इन केस, क्योंकि ये एक सिंगल मेंबर कंपनी है, अगर उस ओनर की डेथ हो जाती है या वो इनकम्पिटेंट हो जाता है, तो देयर आफ्टर एससीसीपी की रिक्वायरमेंट थी कि आपने हमारे साथ एक पर्सन S1 फाइल करना है, उसमें आप बताएंगे कि अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होगा, यानी कि इन दैट केस अगर सिंगल मेंबर की डेथ हो जाती है या इनकम्पिटेंट हो जाता है तो वो 2 लोगों के नाम लिख के S1 सबमिट करवाता था कि इन केस ऑफ डेथ अल्टरनेट डायरेक्टर विल ऑपरेट, कि अगर सिंगल मेंबर की डेथ हो गई तो 2 पर्सन को वो नॉमिनेट करके जाता था कि एक पर्सन ये, अगर ये ना हो तो वो, तो उन पर्सन की नॉमिनेशन हमें जमा करवानी पड़ती थी, तो फिर हम बनाते थे सिंगल मेंबर कंपनी। लेकिन 2015 में आके ये एस फॉर्म में ये वाली रिक्वायरमेंट स्किप कर दी गई। तो लॉ ने कहा अगर कोई सिंगल मेंबर है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, अपनी लाइबिलिटी लिमिट करना चाहता है, तो उसको नॉमिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री कि सिंगल मेंबर कंपनी एक प्राइवेट कंपनी का दर्जा रखती है लॉ की नज़र में। इसको बनाने के लिए पहले S1 में हमें मेंशन करना पड़ता था अल्टरनेट डायरेक्टर, और अब जो 2015 में इसको अमेंड किया गया तो ये वाली प्रोविजन उड़ा दी गई कि आप सिंगल मेंबर कंपनी बनाएं लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर को रहने दें, ये ना बताएं कौन होगा। अगर अल्टरनेट डायरेक्टर खत्म हो गया तो सारी की सारी पार्ट्स, जो सिंगल ओनर और जो सिंगल मेंबर होगा, अगर उसकी डेथ होगी तो सारी की सारी पार्ट 2015 के मुताबिक कंपनी के सेक्रेटरी के पास चली जाएंगी। ठीक है, 2015 में जो अमेंडमेंट हुई उसमें नॉमिनी डायरेक्टर को खत्म किया गया और सारी पार्ट्स दे दी गई जो कंपनी का सेक्रेटरी था। अच्छा, हैंड रेज हो रहे हैं, कोई आवाज का इशू है? नजम भाई फीडबैक देना जरा वॉइस का। आवाज आवाज स्लो है मेरी। ठीक है, चले मैं अब ऊंचा बोलने की कोशिश करूंगा। आवाज ठीक है? ठीक है, ओके। तो चलें स्टार्ट करते हैं सिंगल मेंबर कंपनीज रूल्स 2003 के। ये क्या कहते हैं? एसएमसी फॉर्मेशन, a single member company may form, a single person may form a private company limited by shares having only one member to be called a single member company। रूल जो थे, रूल 3 ने बताया हमें कि कोई सिंगल पर्सन अगर उसका दिल चाहा कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाए, तो रूल्स 3 के मुताबिक वो कहता है ये बना सकता है। इसकी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में उन्होंने एंड पे फॉर्म दिए हुए हैं, आपको वो फॉर्म फुलफिल करना होंगे, और आपको वो फॉर्म फुलफिल करना होंगे और इनसे सबमिट करवाना होंगे। तो एसएमसी की जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस है वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। तो एसएमसी से पेपर में क्या आएगा?
मोस्टली एसएमसी की जो डेफिनेशंस है ना, इस रूल्स की में डेफिनेशन बताई गई हैं, होपफुली उनमें से एमसीक्यूज आ जाए, लेकिन इसको सुनने से ही बहुत क्लियर हो जाएगा कि एसएमसी कैसे ऑपरेट और कैसे बनती है। तो रूल ने अलाउ कर दिया कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि एक सिंगल मेंबर कंपनी बनाए, तो उसको इख्तियार दे दिया गया कि आप एक लिमिटेड लायबिलिटी वाली प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। देखो, अब एक कंपनी बन गई सिंगल मेंबर कंपनी, वो चेंज होगी, वो चेंज हो जाएगी इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। चेंज इन स्टेटस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी। रूल 3 ने कहा था सिंगल मेंबर कंपनी बना लेना, चलो बन गई सिंगल मेंबर कंपनी। अब ये 3 सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि सिंगल मेंबर कंपनी सिंगल मेंबर नहीं रहती। रूल 4 में बयान किया गया डिटेल में, अ सिंगल मेंबर कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी को लॉ कहता है हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, वो फुल फ्लेज वाली प्राइवेट कंपनी जिसमें एसएलपी की रिक्वायरमेंट, हमने एलआरपी की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। तो लॉ ने कहा सिंगल मेंबर कंपनी जब एक बन जाती है तो ये चेंज हो सकती है प्राइवेट कंपनी में, ये बात याद रखना। नंबर 1, ये कैसे प्राइवेट कंपनी में चेंज होगी? उन्होंने कहा जी, नंबर 1, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज्ड। अगर बाद में कहीं इस सिंगल मेंबर को लगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने चाहिए, तो अगर इसके शेयर्स और मेंबर्स और फर्दर अलॉटमेंट हो गई, तो कहता है जी ये सिंगल मेंबर कंपनी लॉफुली चेंज हो जाएगी एक फुल फ्लैज प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद कहता है जी, दूसरा सर्कमस्टांस होता है कि ऑन द डेथ ऑफ सिंगल मेंबर, अगर एक सिंगल मेंबर था उसकी डेथ हो गई और पीछे जो बच जाने वाले लवाहिकीन हैं वो ये फैसला कर लेते हैं कि इस कंपनी को हमने रन करना है, तो लॉ कहता है सिंगल मेंबर की जो शेयर्स होते हैं जब उनमें तकसीम होते हैं तो मेंबर्स की तादाद बढ़ जाती है, तो इन दैट केस भी वो सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी में चली जाएगी। और उसके बाद बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, और लॉ ने कहा अपने पास इख्तियार रख लिया, जब भी हमारा दिल चाहा या जब भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, अगर लॉ ने किसी को बोल दिया कि सिंगल मेंबर की कंपनी को प्राइवेट कंपनी एक बना दिया जाए, तो कहते हैं सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी एक फुल फ्लेज प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट होती है। यानी एक सिंगल मेंबर है, वो जिंदा है, अब वो चाहता है कि उसकी जो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, अब वो फुल फ्लैज प्राइवेट लिमिटेड हो। फुल फ्लैज प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है कि यार वो वाली प्राइवेट कंपनी बन जाए जो कि कंपनीज एक्ट में मौजूद है। ठीक है, इसलिए मैंने फुल फ्लैज का वर्ड बोल दिया। अब ये ना सोच लेना कि एसएमसी के इख्तियारात कम में और फुल फ्लैज के मैंने वर्ड बोला तो उसके इख्तियारात ज्यादा है। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब कि वो बिल्कुल वो वाली प्राइवेट कंपनी और वैसे ही मीटिंग्स वगैरह करवाए जैसे कि हमने कंपनीज एक्ट 2017 में पढ़ा है। कन्वर्जन टू प्राइवेट कंपनी, अगर एक सिंगल मेंबर कंपनी कन्वर्टेड होती है इनटू प्राइवेट कंपनी, तो वो क्या करेगी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या फर्दर अलॉटमेंट उसने करनी हुई तो अच्छा, अगर सॉरी सिंगल मेंबर कंपनी कन्वर्ट होती है प्राइवेट कंपनी में, तो क्या होगा इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर फर्दर अलॉटमेंट, इस सिंगल मेंबर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम सिंगल मेंबर इनटू प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले कहता है जी वो क्या करेंगे कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे सिंगल मेंबर कंपनी वाले। अब सिंगल मेंबर वाले कंपनी वाला रेजोल्यूशन कैसे पास करेगा, वो आगे चल के पढ़ेंगे कि सिंगल मेंबर कंपनी जो होती है इसकी भी मीटिंग्स होती हैं, वैसे ही मीटिंग्स होती हैं जैसे कि लॉ बोलता है, लेकिन उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल मेंबर ही होता है और वो खुद ही अपनी मीटिंग्स के फैसले लेता है और सेक्रेटरी को नोट करवा देता है कि मैंने ये फैसला ले लिया है। सेक्रेटरी इसको गाइड करता रहता है कि लॉ के मुताबिक आपको कैसे मीटिंग करनी चाहिए। ठीक है,
तो स्पेशल रेजोल्यूशन में भी में वही सिंगल मेंबर अगर डिसाइड कर ले कि मैंने एक कंपनी बनानी है, मैंने एक कंपनी, इस कंपनी को वास्ट करना है, मैंने इसमें और भी मेंबर इंक्लूड करने हैं, अगर वो अकेला बैठ के एक फॉर्मल वे में फॉर्म फिल कर ले स्पेशल रेजोल्यूशन का कि सिंगल मेंबर कंपनी का स्टेटस चेंज करके इसको हमने चेंज करना है प्राइवेट कंपनी में, तो लॉ कहता है पहला स्टेप ये है कि अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले तो वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स में वो सारी चीजें लिख ले जो कि एक प्राइवेट कंपनी की होती हैं, अपने आर्टिकल आल्टर करे विद इन 30 डेज, रेजोल्यूशन के विद इन 30 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर फर्दर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अपने आर्टिकल्स को आल्टर करे और फर्दर अलॉटमेंट अपने कैपिटल में मजीद इजाफा कर ले, फर्दर अलॉटमेंट कर ले और शेयर्स जो है तकसीम कर दे। उसके बाद देयर आफ्टर, हमें पता है प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, तो देयर आफ्टर कहता है जल्दी से वो अपॉइंट करे या इलेक्ट करे मोर देन वन और मोर एडिशनल डायरेक्टर इन परसुएंस ऑफ द सेक्शन नंबर 174। फिर वो कहता है इलेक्ट करे या अपॉइंट करे एडिशनल डायरेक्टर का सेक्शन है 174 कि 174 के मुताबिक अपनी स्लॉट में और भी डायरेक्टर ऐड करे। तो विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑन फॉर्म 29। हमें पता है स्पेशल रेजोल्यूशन का फॉर्म 29 जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए है, वो क्या करेगा जी, स्पेशल रेजोल्यूशन को 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रार के साथ फाइल करेगा एंड इट शैल फाइल अ नोटिस ऑफ द फैक्ट इन राइटिंग इन फॉर्म as set out in form S2 with the registrar within 16 days from the date of passing of special resolution। तो भाई याद रखना जब भी एक एसएमसी बनेगी तो वो फॉर्म जमा करवाएगी S1। अगर एसएमसी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली, और एसएमसी में होता कौन है, एक ही मेंबर होता है यार, अगर उसने ये फैसला कर लिया, उसके फैसले को ही स्पेशल रेजोल्यूशन कह दिया गया कि अगर उसने फैसला कर लिया और शेयर अलॉट कर दिए, किसी और को भी ऐड कर लिया, तो उसको चाहिए अपने फैसले के 60 दिन के अंदर इसी रूल्स के एंड पे एक S2 फॉर्म है, उस S2 फॉर्म को फिल करे और रजिस्ट्रार के साथ फाइल करे, तो कहता है सिंगल मेंबर कंपनी चेंज हो जाएगी प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो याद रखना है S1 बनाने के लिए और S2 यहां से निकलने के लिए। नेक्स्ट, पहला तरीकाकार हमने पढ़ लिया कि सिंगल मेंबर कंपनी कैसे प्राइवेट कंपनी में चेंज होगी, और वो उसमें विल शामिल थी जो सिंगल मेंबर था। अब हम दूसरा तरीकाकार पढ़ेंगे जिसमें सिंगल मेंबर था, उसकी डेथ हो गई। इन केस ऑफ सिंगल मेंबर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सिंगल मेंबर, अगर एक सिंगल मेंबर की डेथ हो जाती है तो लॉ क्या कहता है, इधर बी वाउंड अप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ये ऑर्डिनेंस नहीं, अब ये है एक्ट, या तो हम उसको कहता जी वाइंड अप कर देंगे जैसा कि एक्ट ने बोला है, या बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। कहता है दो तरीके कार हैं जब भी एक सिंगल मेंबर की डेथ होती है, या तो कंपनी बर्बाद होगी, अगर कंपनी ने बर्बाद नहीं होना, उसके जो लवाहिकीन है उन्होंने फैसला किया है एक साथ रहेंगे, जैसे इसका काम चलता था वैसे चलाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट सबका अब आ गया तो लॉ कहता है सब में शेयर्स जो है तकसीम कर दिए जाएंगे। लेकिन वो शेयर्स कौन तकसीम करेगा, पहले जब सिंगल मेंबर की डेथ होती थी तो S1 के मुताबिक जो अल्टरनेट डायरेक्टर था वो एक्टिव हो जाता था, लेकिन क्योंकि 2015 में SCCP ने ये अल्टरनेट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया, तो इन दैट केस सारी पावर चली गई है सेक्रेटरी के पास। उसने कहा जब भी डेथ होती है सिंगल मेंबर कंपनी की, या तो वो लॉ के मुताबिक वाइंड अप होगी या वो कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट कंपनी में। सिंगल मेंबर कंपनी converting into private company in case of death of a single member shall the secretary को इख्तियार दे दिया गया, secretary क्या करेगा, shall take the steps for transfer of shares in the name of legal heirs of the single member within 7 days of the receipt of succession certificate, and in case of any impediment report the circumstances on form S3। सेक्रेटरी क्या करेगा,
जब भी सिंगल मेंबर की डेथ होगी तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा, लेकिन तब तक सेक्रेटरी जो है इन द सुपरविजन ऑफ एससीसीपी कंपनी को रन करता रहेगा। ठीक है, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कि किस लीगल हेयर को कितना हिस्सा मिलना है या कितने शेयर्स मिलने हैं, सेक्रेटरी वेट करेगा। और जब कोर्ट का हिस्सा आ जाए तो लॉ कहता है विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो उसके सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जितने भी लीगल हेयर्स होंगे उनमें वो शेयर्स वगैरह तकसीम कर देगा। अगर उसको कोई रुकावट हुई या अगर कोई मसला मसाइल पेश आया तो सेक्रेटरी फॉर्म S3 में वो इम्पेडिमेंट नोट करवा देगा रजिस्ट्रार को। अब याद रखते जाना साथ साथ, फॉर्म S1 इसको बनाने के लिए, फॉर्म S2 यहां से निकलने के लिए, फॉर्म S3 अगर डेथ हो गई, company shall pass a special resolution for change the status from a single member company to private company। जो लीगल हेयर्स होंगे उनकी मीटिंग करवाई जाएगी, उनकी मीटिंग करवाई जाएगी, और अगर उन्होंने ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी कि हम एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, तो लॉ कहता है उनकी एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। उसके बाद वो अपना आर्टिकल्स जो है वो उसको अमेंड करे विद इन 30 days फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द मेंबर शेल, जो मेंबर होंगे बचने वाले, फिर जो मेंबर होंगे जो उसके लीगल हेयर्स हैं, वो क्या करेंगे विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स जो है उनको इलेक्ट करेंगे इन परसुएंस ऑफ सेक्शन नंबर 174, जो कि है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। और नोटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑन फॉर्म 29, और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो फॉर्म 29 पे रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेंगे। ये तरीकेकार है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सिंगल मेंबर। अगर एक सिंगल मेंबर मर जाता है तो कंपनी लॉ के मुताबिक तो वाइंड अप होनी है, लेकिन लॉ कहता है इंतजार कर लो, शायद इनका दिल करे कि हमने ये बिजनेस चलाना है। तो कोर्ट के फैसले तक जो सेक्रेटरी होगा वो कंपनी के अफेयर्स को डील करेगा। कन्वर्जन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तीसरा तरीकेकार है कि सिंगल मेंबर कंपनी अगर रजिस्टर हुई थी और वो चेंज हो सकती है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ने अपने पास इख्तियार रखा, लॉ ने कह दिया कि इन केस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कोई कल को हमने कोई फैसला दे दिया कि सिंगल मेंबर कंपनी चेंज होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में, तो लॉ क्या कहता है कि इन केस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर द शेयर्स विद इन 7 days इन द नेम ऑफ रेलेवेंट पर्सन टू बी गिवन टू गिव द इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी। अगर कल को कोर्ट का कोई फैसला या ऑर्डर आ गया ना कि ये सिंगल मेंबर कंपनी के शेयर्स किसी और पर्सन के नाम ट्रांसफर करने हैं या इसको प्राइवेट कंपनी में चेंज करना है, तो उन्होंने कहा 7 days के अंदर इस फैसले के ऊपर आप अमल दरामद करेंगे। पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर चेंज द स्टेटस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। फिर वो मेंबर क्या करेंगे, इसका स्टेटस चेंज करेंगे सिंगल मेंबर कंपनी से प्राइवेट कंपनी में। आल्टर इट्स आर्टिकल अकॉर्डिंगली विद इन 30 days ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर, और अपने आर्टिकल्स को ये अल्टर करेंगे विद इन 30 days फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अपॉइंट करेंगे एडिशनल डायरेक्टर्स और डायरेक्टर, जैसा कि सेक्शन नंबर 174 ने बोला है। विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन नोटिफाई करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर फॉर्म 29 पे। अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो उसको राइट करें और मुझे भेजें। मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर। अब ये सिंगल मेंबर कंपनीज के ऑपरेशन को बताने लगा है। एनी provision of the act, any provision of the act or rule made thereunder or article of the company which enables or require any matter to be done or to be decided by the directors or member of the company, require any matter to be decided by the resolution of the director of the member of the company shall deem to be satisfied if the decision is taken by the single member। तो यार इसका खुलासा ये है, लॉ कहता है कि अगर एक सिंगल मेंबर कंपनी है ना, तो जैसे जैसे हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है ना कि मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद जी मीटिंग के डायरेक्टर का इलेक्शन होना चाहिए, तो लॉ कहता है वो सारे काम इस कंपनी में होते हैं
वो सब कुछ रिक्वायरमेंट इस कंपनी में होते हैं, और इस कंपनी में भी सेक्रेटरी जो होता है नोटिस बनाता है, वो सारे काम इसमें होते हैं। तो लॉ कहता है अगर कोई मसला आ गया, जैसे कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास करवानी है, एससीसीपी कहता है जी इस काम को करने के लिए रेजोल्यूशन चाहिए, और एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो लॉ ने कहा इस कंपनी की भी वैसे ही सारी मीटिंग होनी है, और हम ये सोचेंगे, शेल डीम उन्होंने कह दिया, हम ये सोचेंगे कि सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। अगर वो सिंगल मेंबर या सोल डायरेक्टर, जो सिंगल मेंबर होगा और वही तो डायरेक्टर होगा ना, फिर वो क्या करे, वो ये डिसीजन ले ले और इनके मिनट्स बनवा ले, सेक्रेटरी से बोले कि मैंने ये डिसीजन ले लिया, इसका मिनट बना दो लॉफुली और एससीसीपी में फाइल कर दो, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे और इनका रिकॉर्ड्स जो है ये मैनेज करते रहना। तो लॉ कहता है सिंगल मेंबर कंपनी भी एक अच्छी बड़ी कंपनी की तरह ऑपरेट होती है, और इसमें वो सारी वोटिंग जो भी रिक्वायरमेंट है हम ये सोचेंगे, शैल डीम्ड, वो कहता है हम ये सोचेंगे कि सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं अगर वो डायरेक्टर यही ऐसे स्टेप्स ले, और जो भी स्टेप ले इन राइटिंग और रिकॉर्डेड ले, तो लॉ कहता है हम सोचेंगे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। कंपनी सेक्रेटरी, देखो कंपनी सेक्रेटरी के पास अब एसएमसी रूल्स 2003 के मुताबिक पार्स आ गई हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट क्या है? सिंगल मेंबर कंपनी शैल अपॉइंट एज कंपनी सेक्रेटरी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब एक सिंगल मेंबर कंपनी बनेगी, तो लॉ ने कहा सिंगल मेंबर कंपनी क्या करेगी, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी। और ऑफ बिकमिंग अ सिंगल मेंबर कंपनी, या तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, या वो कंपनी हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी भी कन्वर्ट हो जाती है इसमें, और बिकमिंग ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी, और ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फाइलिंग वैकेंट। अगर सेक्रेटरी छोड़ के चला गया तो 15 दिनों के अंदर इसको अपॉइंट करना है। अगर सिंगल मेंबर कंपनी नहीं बन रही है तो इन कॉर्पोरेशन के 15 दिन के अंदर अगर कहीं से कन्वर्ट होके आ रही है, तो कन्वर्जन के 15 दिन के अंदर कहता है जी इसका कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करें, और सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट वो कहता है जी नोटिफाई करें सेक्शन नंबर फॉर्म नंबर 29 जो कि कंपनीज एक्ट में मौजूद है, उसके तहत आपने बताना है कि कंपनी का सेक्रेटरी कौन है। सोल डायरेक्टर शैल नॉट बी द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उन्होंने कह दिया जो सोल डायरेक्टर होगा, सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही डायरेक्टर होगा ना, तो वो कहता है ये वाला डायरेक्टर जो है कंपनी का सेक्रेटरी नहीं होगा। ठीक है, तो वो पहले वाला काम किया जिसमें एक सोल प्रोपराइटर था, वो कहता था कि मैं ही डिसीजन ले रहा हूँ, तो चले जी मैं ही कंपनी का सेक्रेटरी बन जाता हूँ। अगर ये एसएमसी में एक सोल प्रोपराइटर आया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम सोल प्रोपराइटर थे, लेकिन अब तुम सोल डायरेक्टर हो, तुम्हारी ये कंपनी है, एक लीगल आर्टिफिशियल अलहदा पर्सन है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये खुद सेक्रेटरी नहीं बनेगा, इसको सेक्रेटरी जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी क्या होगा? कंपनी सेक्रेटरी शैल अटेंड एंड काज अ फेयर एंड एक्यूरेट समरी ऑफ मिनट्स ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग। ऊपर हमने पढ़ा है कि यार लॉ कहता है कि अगर एक सिंगल मेंबर अगर उसने कोई डिसीजंस लिए हैं तो हम ये सोचेंगे कि वो इन डिसीजंस को लेने के लिए एक प्रॉपर अपनी मीटिंग खुद कर रहा है। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी को कहा कि यार जब भी वो डिसीजन लेता है तो लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मिनट्स बनने हैं, नोटिस बनने हैं, एजेंडा सेट करना है, तो वो सेक्रेटरी को कहा कि आपने ये साथ साथ मेंटेन करते रहना है सारा डेटा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट, सेक्रेटरी शेल, रूल नंबर 7 आया जब जो सिंगल मेंबर होता है उसकी डेथ पे, उसको मजीद एक्सप्लेन किया। ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कि अगर एक सिंगल मेंबर कंपनी है उसकी मैनेजमेंट ट्रांसफर होने लगी है, जो लवाहिकीन है उनके पास अब इसकी मैनेजमेंट जाने लगी है। द सेक्रेटरी शैल मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डेथ ऑफ सिंगल मेंबर टिल द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू द लीगल हेयर्स ऑफ द सिंगल मेंबर। तो रूल नंबर 7 ने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर इन केस वो सिंगल मेंबर की डेथ हो जाती है, जो सिंगल मेंबर था उसकी डेथ हो गई है,
तो उसके ऊपर मजीद एक्सप्लेनेशन अगर मांगी गई तो रूल नंबर 7 ने क्लैरिफाई कर दिया कि इन केस ऑफ डेथ सिंगल मेंबर कंपनी को कौन मैनेज करेगा, कौन इसको इसके ऑपरेशंस को फेयर एंड एक्यूरेट वे में मजीद कंटिन्यू रखेगा। उन्होंने कहा सेक्रेटरी शैल मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डेथ ऑफ सिंगल मेंबर टिल द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू द लीगल हेयर्स ऑफ द सिंगल मेंबर। पहली बात तो उसने कवर कर दी कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, और जब कोर्ट का फैसला आएगा, हमने ऊपर पढ़ा 7 डेज के अंदर इसने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर देने हैं इनको, तो तब तक सेक्रेटरी जो है इसकी सीट संभालेगा। डेथ हो जाएगी उसके बाद दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार कंसर्न्ड अबाउट द डेथ ऑफ द सिंगल मेंबर, और हमें पता है वो फॉर्म S3 में बताएगा कि डेथ हो गई है सिंगल मेंबर की। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड द पर्टिकुलर्स ऑफ द लीगल हेयर्स टू द रजिस्ट्रार। जो लीगल हेयर्स मौजूद होंगे उनके पर्टिकुलर्स कोर्ट में जो पेश होंगे वही रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा कि इसके बच जाने वाले जो लोग हैं उनमें ये लोग हैं। और इन केस ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, हमने ऊपर भी पढ़ा, अगर इसे कोई रुकावट नजर आई कि कौन से सर्कमस्टांसेस है जिनकी वजह से वो रजिस्ट्रार की डायरेक्शंस के ऊपर अमल नहीं कर पा रहा, या कोई जो भी इम्पेडिमेंट इसको नजर आ रही है, वो रिपोर्ट करेगा फॉर्म S3 के ऊपर विद इन 7 डेज ऑफ द डेथ ऑफ सिंगल मेंबर। तो सेक्रेटरी जो होगा, उन्होंने कह दिया सिंगल मेंबर की डेथ के विद इन 7 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ये सारी रिक्वायरमेंट जो है बताएगा। After satisfying himself of the compliance with the requirement of the relevant laws, transfer the shares। जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि सारी रिक्वायरमेंट लॉ की तरफ से पूरी हो रही हैं, तो 7 दिन का टाइम हमने ऊपर पढ़ा है, तो 7 दिन के अंदर ये सेक्रेटरी क्या करेगा, ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल हेयर्स अलोंग विद द मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ। वो लीगल हेयर्स जो होंगे उनको शेयर्स भी ट्रांसफर कर देगा, और जो सीट उसने संभाली थी, वो जो सिंगल मेंबर मरा था उसकी जगह वो अफेयर रन कर रहा था, वो भी सारे अफेयर्स इनके हाथ में हैंड ओवर कर देगा। एंड देयर आफ्टर कॉल द जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स टू इलेक्ट द डायरेक्टर्स। और ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि सेक्रेटरी जो है फौरन से क्या करेगा, इनकी मीटिंग भी एक करवा देगा कि आप लोग ना बाय लॉ की रिक्वायरमेंट है कि एक डायरेक्टर रखें, और इस कंपनी को अगर सिंगल मेंबर कंपनी रखना है तो एक ही मेंबर रहे। अगर इन केस आपने ज्यादा मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होने हैं तो बाय लॉ इसको ट्रांसफर करवा लें प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट वन, it shall be obligatory upon the company secretary to inform the registrar about the death of single member। कहते हैं हमने किसी से नहीं पूछना, हमने कंपनी सेक्रेटरी से पूछना है। उसकी रिक्वायरमेंट लगा दी कि लीगल हेयर जो है वो उनसे नहीं पूछा जाएगा, कंपनी का जो secretary होगा ना, जो ये देखो सारी किताबें वगैरह मैनेज कर रहा है, लॉ ने इसको कहा कि तुमने हमें बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है, जहां से ये SMC रजिस्टर हुई थी उसको बताना है कि जो सिंगल मेंबर था उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है, अगर ये नहीं मानेगा तो लॉ ने इसके ऊपर सजा भी रखी हुई है, ये ऑब्लिगेशन है इसकी। इन केस ऑफ एनी ऑब्स्टेकल ड्यू टू, अगर कोई मसला आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और एनी अदर सर्कमस्टांसेस, तो सेक्रेटरी को कहा अगर तुम्हें कोई मसला आता है द रजिस्ट्रार कंसर्न्ड शैल कॉल डायरेक्ट और कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ लीगल हेयर्स एज he deems fit and give such direction with regard to the election of directors and making alteration in the articles if any, and such additional substantial direction as he thinks expedient in the relation to the calling holding। कहता है अगर जो लीगल हेयर मौजूद हैं और वो चाहते हैं हम कंपनी बनाना, इसको मजीद आगे कंटिन्यू करना, लेकिन जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो फेल हो जाता है, उसको मसला है कि उनमें शेयर तकसीम नहीं कर पा रहा, इनके लिए इलेक्शन अरेंज नहीं करवा रहा, या कोई और सर्कमस्टांसेस हैं, सेक्रेटरी के लिए मुश्किल है, तो लॉ कहता है जो रजिस्ट्रार था ना वो अपनी मौजूदगी में, अपनी सुपरविजन में इनका इलेक्शन, इनकी मीटिंग वगैरह करवा सकता है, और इसके पीछे कोई अपनी डायरेक्शन भी इशू कर सकता है कि आप लोग ये काम कर लें।
कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सिंगल मेंबर, ये उसकी जिंदगी की बात हो रही है। तो अब अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमें पता है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पर्सन खुद से पैसा उसमें डाल देता है और खुद से उससे निकाल लेता है। लेकिन जब अगर एसएमसी क्रिएट होगी तो ये काम सारे रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कहता फिर जो लेन देन होगा वो बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, और जो भी पैसा तुमने इसमें डालना हुआ उसके लिए प्रॉपर वे है, और जो भी इसके साथ कोई कंट्रैक्ट वगैरह करना हुआ उसके लिए एक रिटर्न मेमोरेंडम, एक रिटर्न याद हानि लाजमी बनानी है, और उनको रिकॉर्ड भी करना है मिनट्स ऑफ मीटिंग में। कंपनी बिकमिंग अ सिंगल मेंबर कंपनी, पीछे हमने पढ़ा था लॉ की रिक्वायरमेंट में कि सिंगल मेंबर कंपनी, एक अच्छी वाली सिंगल मेंबर कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं, हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था कि कोई प्राइवेट कंपनी अपने आप को रेजोल्यूशन पास करके वो चेंज हो जाती है एसएमसी में। तो अब एसएमसी के रूल नंबर 9 ने बताया ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि पहले प्राइवेट कंपनी थी, ज्यादा मेंबर्स थे, अब वो प्राइवेट कंपनी खत्म होके एक मेंबर वाली कंपनी बनना चाह रही है, तो उसके लिए इस कंपनी को चाहिए कि ये जो मछली उड़ के जा रही है इसको S4 फॉर्म सबमिट करवाना चाहिए रजिस्ट्रार को। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ा ऐसी कंपनी जिसमें मेंबरान्स की तादाद 2 से ज्यादा होती है, लेकिन वो मेंबरान 50 से नीचे होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी अगर ये फैसला कर ले कि इसमें एक ही मेंबर रहेगा, बाकी मेंबर्स अपना हिस्सा लेके यहाँ से चले जाएंगे, और वो जो बच जाने वाला मेंबर है वो अपने कंपनी को रन करेगा, तो इस तरह सोचा जाता है कि प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होने जा रही है एसएमसी में। फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी को फॉर्म S4 जो है वो सबमिट करवाना होता है। तो पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी शैल बिकम अ सिंगल मेंबर कंपनी। उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी बन जाती है सिंगल मेंबर कंपनी। कैसे बनती है? इट पासिस अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ इट्स स्टेटस। सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी पास करती है स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बाद अपने आर्टिकल में से जो भी चेंजिंग करनी होती है कि प्राइवेट कंपनी खत्म करनी है और उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है, वो चेंजिंग ये अपने आर्टिकल्स में करते हैं। फिर हमने वहां पे पढ़ा था कंपनीज एक्ट में कि जब भी अपवर्ड से डाउनवर्ड आना है हमें अप्रूवल चाहिए कमीशन की। तो ये मछली जो है कमीशन की भी अप्रूवल मांगेगी कि मैं जो है कन्वर्ट होना चाह रही हूँ एसएमसी में, तो आपकी अप्रूवल चाहिए। तो कमीशन की अप्रूवल इन राइटिंग लेने के बाद एन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग अप्रूवल शैल बी सबमिटेड इन द फॉर्म एज सेट आउट इन फॉर्म S4। तो उन्होंने कहा कमीशन के पास जो तुमने एप्लीकेशन लिखनी है ना वो अपनी तरफ से नहीं लिख देनी, फॉर्म S4 इसी पर्पज के लिए बनाया है कि है कोई प्राइवेट कंपनी जिसने जिसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की हो और वो हमारी अप्रूवल लेने के लिए बैठी हुई है कि हम एसएमसी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को चाहिए जो मेंबर बन जाता है कि वो फॉर्म S4 सबमिट करे। Such application shall be submitted to the commission by the company not later than 30 days for the date of filing special resolution। उन्होंने कहा ये जो S4 है ना फॉर्म, ये तुमने फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। कमीशन ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, अगर कमीशन सेटिस्फाई हुआ वो आपको इजाजत दे देगा। कंपनी शैल ट्रांसफर द शेयर इन द नेम ऑफ सिंगल मेंबर, तमाम मेंबर क्या करेंगे विद इन 15 डेज, रजिस्ट्रार अप्रूव कर देता है कंपनी बना लो, ऐसे ही तो सारे मेंबरान क्या करेंगे लॉफुली अपने शेयर्स किसके नाम ट्रांसफर कर देंगे, उस सिंगल मेंबर के नाम, और नोटिफाई कर देंगे जो भी नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा एसएमसी में। तो नया डायरेक्टर जो भी अपॉइंट होगा फॉर्म 29 पे उसको बता देंगे। Certified copy of the order of the approval in form S4 together with the notice, notice के साथ form S5 shall be filed with the registrar within 15 days of the approval of the commission। तो अब हमारे पास यार हमने सिर्फ 5 फॉर्म पढ़े हैं इसमें। S1 SMC बनाने के लिए, S2 प्राइवेट कंपनी में चेंज होने के लिए, S1 SMC बनाने के लिए, S2
सॉरी, पीवीटी में चेंज होने के लिए, S3 डेथ के लिए। ठीक है, इनको याद रखना, होपफुली एमसीक्यू में आ जाए। S3 जब इसकी डेथ होगी तो ये फॉर्म यूज करता है जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है, वो इन केस ऑफ डेथ ये फॉर्म यूज करता है। उसके बाद हमने पढ़ा S4 कि अगर इस सिंगल मेंबर अगर एक प्राइवेट कंपनी ने कन्वर्ट होना है सिंगल मेंबर कंपनी में, वो यूज करेगी S4। S4 के ऊपर इजाजतनामा मिलता है कि आप एसएमसी बना लें। जब ये इजाजतनामा मिल जाएगा, एसएमसी बन जाएगी, फिर पांचवा फॉर्म यूज करना है जो कि होगा S5। ठीक है, तो ये जितने भी एस फार्म है, ये तुम्हें इनका पर्पस पता होना चाहिए कि ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। और आज मैं तुम लोगों के साथ एसएमसी फार्म शेयर करूंगा, वो रूल्स शेयर करूंगा, तो उनके बिल्कुल एंड पे देखना फार्म बने होंगे S1, S2, S3, S4 एंड S5। लेकिन S1 जो है फॉर्म, एससीसीपी ने उसको अमेंड कर दिया है, चेंज कर दिया है। वहां से S1 जो फॉर्म है वहां पे अल्टरनेट डायरेक्टर के पास पहले पार्ट थी, लेकिन अब अल्टरनेट डायरेक्टर की परवीन खत्म कर दी गई है। तो लास्ट परवीन है रूल नंबर 10 इसका, पैटर्न एंड स्टाइल ऑफ द नेम ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी। एक सिंगल मेंबर कंपनी लॉ ने कहा अपना नाम कैसा लिखा करेगी। XYZ कुछ भी नाम है इसका, और उसके अंदर एसएमसी प्राइवेट और पैरेंथेसिस और फिर लिमिटेड, ये पैटर्न होगा और स्टाइल होगा किसी भी नेम का जो कि एक सिंगल मेंबर कंपनी है। और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रैकेट्स लगाई हैं, ये जो लेटर्स लगाए हैं, ये जो हाइफन लगाए हैं और ये जो वर्ड्स हैं, ये आपने हर कंपनी के साथ लिखने हैं जो एसएमसी होगी। ऑन चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू सिंगल मेंबर कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसके लिए भी ये लाजिम होगा कि ऐसे ही कॉमे लगाए, ऐसे ही ब्रैकेट्स लगाए, ऐसे ही अपना नाम लिखे, XYZ पहले लिख के फिर ये कंप्लीट ने। तो on the change of state member company into private company, registrar concerned shall issue a certificate in the form set out in S7। तो जब एक कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी कन्वर्ट होती है प्राइवेट कंपनी में, तो फॉर्म S7 रजिस्ट्रार के लिए है, वो इस फॉर्म 7 को यूज करेगा। और उस फॉर्म 7 की पार्ट्स को यूज करते हुए, अगर ये जो सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हुई है, तो वो फॉर्म S की पार्ट्स को यूज करते हुए इन वर्ड्स को, एसएमसी को मिटा देगा यहाँ से। ठीक है, तो ये था यार सारे का सारा एसएमसी रूल्स, जो कि बड़े ही अच्छे रूल्स थे और मुझे तो अभी याद हो गए। जो हमारे रिलेटेड थे वो मैंने आपको बता दिए, इसके पीछे क्या थ्योरी है वो भी बता दी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, फिर मैं नेक्स्ट जो है कंपनीज एक्ट की तरफ जाता हूँ इसके क्वेश्चंस को क्लोज करके। अच्छा जी, कंपनीज किस तरह के कामों में सर्टिफिकेशन देखेगा। वो कहते हैं कंपनी जो है, कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, लीगल हेयर्स को पहचाने, उनको देखे, और लॉ के मुताबिक जो है ना, जो फैसला हुआ है उसी के मुताबिक खुद को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका ओरिजिनल, हाँ इसका ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है ना, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर मैंने ना शेयर किया यार, मैं भूल गया, तो आप लोग एससीसीपी की साइट से जाके ना एसएमसी रूल पड़े हुए हैं, उनको डाउनलोड कर देना। S2 नजम भाई कह रहे हैं जी, S2 समझा दें, टॉपिक से भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अच्छा, ये जितने हैं ना आकिब, ये वाले जो चैप्टर है एसएमसी और एनबीएफसी और मुदारबा, इनके ये है तो बड़े इंपॉर्टेंट। जब रिटर्न में क्वेश्चन होता है ना, तो मैं सारा लॉ पढ़ा के मैं सबसे पहले ये वाले एक्ट्स तैयार करवाता हूँ। क्योंकि अगर हम अपने सिलेबस की वेटेज देखें ना, तो हमारे 100% में से 45% का पेपर आता है सिर्फ कंपनीज एक्ट में, जो कि हम इतना पढ़ने पे मुद्दत गुजार देते हैं। हमारे जो बाकी लॉज है ना, ये हमें पास करवाते हैं।
तो यार ये जो बाकी लॉज है ना, इनके ऊपर नजर रखना। अच्छा, ट्रेंड क्या है जो मैंने एक दो पेपरों में देखा, अभी जो ये पास्ट पेपर में हुए हैं, एग्जामिनर जो है ना डेफिनेशन से ज्यादा पूछता है। ये एसएमसी की मैंने पढ़ाने से पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि यार वहां से ड्राफ्ट डाउनलोड करके ना जो जो डेफिनेशन है उसको एक नज़र देख लो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में ना डेफिनेशंस में से ज्यादा उठा रहा है, और डेफिनेशंस में से ही दो तीन एमसीक्यू आ जाते हैं लाजमी। तो यार ये बिल्कुल आसान रूल है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसको एक बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। अच्छा जी, कैन अ फादर डायरेक्टर अपॉइंट हिज सन एज कंपनी सेक्रेटरी? अपॉइंट कर सकता है यार, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन पे अगर पूरा उतरता हो, क्योंकि सारी पार्ट्स उन्होंने दी हैं सेक्रेटरी को। ठीक है, तो फादर जो है अपने ब्रदर को भी अपॉइंट कर सकता है, किसी को भी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है उन्होंने। ये हो गया। उसके बाद प्रीवियस मटेरियल आपको ग्रुप में मिल जाएगा, अगर आप ग्रुप में हैं ना तो डेली अपडेट करने के बाद कोई पर्सन ना उसका लिंक भेजता होता है। सर मैसेज किया है आपको, ग्रुप में ऐड किए, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आई हैव जन, चलो। अच्छा सर, कैन वी राइट डिस्क्रिप्टिव? हाँ जी। यार लॉ जो है ना, मैंने आपको पढ़ाने से पहले कहा था साद, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड। लॉ की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन अब तुम अपनी लैंग्वेज में लिखते हुए तुम इज को एम और एम को शैम लिख रहे हो ना, तो ऐसी ऐसे अपने वर्ड्स ना लिख के आना। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखने का मतलब ये है तुम्हें अबूर हासिल है इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, तुम जो बात लिखते हो सिंपली वो समझ आ जाती है, फिर तुम यार अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। हाँ, अगर तुम्हें अपनी लैंग्वेज में ये नहीं ना लिखना आता, ये जैसे ये लिखा हुआ है, अ सिंगल मेंबर पर्सन में फार्म अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर तुम्हें ये अल्फाज नहीं लिखने आते तो यार मैं बच्चे को रिकमेंड करता हूँ तुम अपने एम शैम को भूल जाना, इसी को याद कर लेना। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने अल्फाज में लिखें। हाँ, जहाँ डेफिनेशन आ जाती है साथ, और जहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है, फिर हमने लॉ की ही बाउंड्रीज में रह के जवाब देना होता है। सर व्हाट पर्पज S5? नुमान S5 जो है वो रजिस्ट्रार यूज करेगा, अगर एक एसएमसी चेंज हो रही है ना, एक एसएमसी चेंज हो रही है प्राइवेट कंपनी में, तो S5 नहीं, S7, सॉरी S7 जो है वो रजिस्ट्रार यूज करेगा। एस फाइव जो है उन्होंने बताया कि S4 फॉर्म के ऊपर तो आप अप्लाई करेंगे कि आप प्राइवेट से कन्वर्ट हो रहे हैं एसएमसी में, वो S4 के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। जब सारे मामला तय हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, अप्रूवल आ जाती है S4 के ऊपर, आप S4 के ऊपर अमल करते हैं, तो फिर आप S5 फिल करेंगे और फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास कि S4 के ऊपर तो हमने अप्रूवल ली थी, ये लो S5, हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली कन्वर्जन होने की। तो S5 काम आता है S4 के बाद, और S7 को यूज करता है रजिस्ट्रार अगर एक एसएमसी कन्वर्ट हो रही है सिंगल मेंबर कंपनी। ट्रूली स्पीकिंग, थैंक यू। S2 सर समझा दें एग्जाम्पल के साथ? अच्छा, S2 मैं समझा दूं एग्जाम्पल के साथ। नजम भाई उन्होंने कहा था अब मुझे S2 पे जाने दो, S2 पे जाने दो। अच्छा यार, S1 का तो समझ आ गया था ना, जिसने सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है उन्होंने कहा जी S1 क्रिएट करें, S1 पे हमसे इजाजत ले लें तो आप सिंगल मेंबर कंपनी बना लेंगे। S2 फॉर्म किसके लिए है? अगर एक सिंगल मेंबर कहता है कि उसको अपने बिजनेस की एक्सपेंशन चाहिए, जितना वो कर सकता था उसने कर लिया, अब वो चाहता है कि सुपरविजन भी ज्यादा हो काम की, एज वेल एज कैपिटल भी ज्यादा हो, तो ऐसी एसएमसी के लिए रिक्वायरमेंट है कि एसएमसी रूल्स के अंदर ना एंड पे उन्होंने S2 फॉर्म दिया हुआ है कि वो S2 फॉर्म जो है फुलफिल करे। एसएमसी, अगर एक एसएमसी जिसने S1 फॉर्म फिल किया था तो एसएमसी बनी थी,
अगर वो एसएमसी कन्वर्ट होना चाहती है पीवीटी में, तो यार नजम वो फिल करेगी S2 फॉर्म। तो S2 फॉर्म होता है एसएमसी से कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो फिर जब एसएमसी से कन्वर्ट हो जाते हैं ना पीवीटी में, तो रजिस्ट्रार यहां से S7 फॉर्म की पावर यूज करता है एसएमसी का नाम उड़ाने के लिए। ये तीन तीन फॉर्म यहाँ पे यूज हो गए। अच्छा, अब बाकी फॉर्म देख लो। S4 फॉर्म, अगर एक प्राइवेट कंपनी वो कहती है मैंने चेंज होना है एसएमसी में, तो S4 फॉर्म जो है काम आएगा। S4 फॉर्म के ऊपर आप अप्लाई कर देंगे कमीशन को। कमीशन आपको जब इजाजत दे देगा तो आप चेंज हो जाएंगे एसएमसी में। जब आप एसएमसी में चेंज होंगे और सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे, आप रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देंगे फॉर्म नंबर S5। अब क्वेश्चन ये है फॉर्म नंबर 3 का क्या। तो फॉर्म नंबर 3 तब यूज करना है जब ये सिंगल मेंबर फोर्थ हो जाएगा। तो फॉर्म S3 यूज करता होता है सेक्रेटरी। फॉर्म S3 के ऊपर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसकी डेथ हो गई है, मुझे क्या मसले आ रही हैं और कितने लवाहिकीन पीछे मौजूद हैं। तो ये सारे फॉर्म की कहानी थी, और ये बिल्कुल ही आसान रेगुलेशंस थी जो कि आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, होपफुली अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैं एक्ट की तरफ वापस जाना चाहूंगा। ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डिस्क्रिप्टिव सेक्रेटरी, अच्छा ये है सर, सेक्रेटरी किन तरह के कामों में, ये भी हो गया था। सर, affairs of the company run by the secretary in case of death of single member is, sir, it includes all types of financial affairs also are not. Secretary जो है imparts to use the affairs, run the affairs of the company, but in the supervision of, registrar। समझ आई? रजिस्ट्रार की सुपरविजन में। अब सेक्रेटरी को नहीं कि वो बाबा जी मर गए हैं तो पीछे सेक्रेटरी के इख्तियार में सब कुछ है और वो जो है सारे काम करेगा। उन्होंने कहा स्मूथ रनिंग के लिए कि एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर लगा हुआ है पाकिस्तान में, उसमें यार लोगों के स्टेक है, एम्प्लॉयज हैं। अब ये नहीं कि एक बिजनेस बना बनाया उसको बस खत्म कर देना जैसे ही कोई मर गया। उन्होंने कहा लोगों के स्टेक चलते हैं, तो सेक्रेटरी को चाहिए उन मामलात को कंटिन्यू रखे। बट इन द सुपर S3 फाइल करना है ना, S3 इसलिए फाइल करना है कि यार ये बंदा मर गया है। तो इसका मतलब ये है कि SCCP भी सुपरवाइज करेगा इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ओरिजिनल जो एक्ट था उसमें क्या रह गया। तो आज मैंने आपको ये भी कवर कर दिया यार, एसएमसी। तो एक मैंने आपको ना कहानी बताई थी जब कंपनी लॉ मैंने स्टार्ट किया था, ये वाली कहानी। अब ये सुनो यार, ये पहले दिनों की बात है जब आप लोगों ने मेरे साथ लॉ स्टार्ट किया था ना। मैंने कहा था कंपनी बनती कैसे है इसको याद करो, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने पढ़ लिया है कि कंपनी बनती कैसे है। कुछ लॉफुल पर्सन अगर आपस में एसोसिएटेड होते हैं, सेक्शन नंबर 14 बयान करता है। सेक्शन नंबर 14 कहता है मोड ऑफ फार्मिंग अ कंपनी, एक कंपनी को बनाने के क्या तरीकेकार हैं। कुछ लॉफुल पर्सन जो आपस में एसोसिएटेड होते हैं, जब वो अप्लाई करते हैं एससीसीपी को, तो एससीसीपी जवाबन उन्हें कहता है एमओए और एओए, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करो। एमओए क्या होता है, आप इसमें हमने डिटेल में पढ़ा है यार, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये रेगुलेशन, इसमें आप पर्पस बताते हो, अपनी लाइबिलिटी का बताते हो। एओए क्या होता है, रूल बुक, जिसमें कहते हो कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की पैदाइश होनी है तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी लॉ के मुताबिक ही गुजारनी है, वो तरीक़ेकार लिखते हो एओए में। वो एओए आप ये सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल करके ऑनलाइन वापस इसकी वेबसाइट पे अप्लाई कर देते हो, आजकल ऑनलाइन है वो डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रार डाउनलोड करता है और देखता है सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल है। चलो इन केस सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, अगर नहीं होती तो इनको बताया जाता है कि क्या कमियां रह गई हैं, और वो कमियां को फुलफिल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज देते हैं। ये रजिस्ट्रार जब ये कंपनी को रजिस्टर करेगा तो इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन, और हमने ये सारे मामलात यहाँ तक सेक्शंस अब पढ़ लिए हैं। जैसे ही ये कंपनी का CNIC है एक किस्म का, जैसे हम लीगल पर्सन है, हमारे पास एक CNIC है, इसी तरह कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसका भी एक CNIC है। उस CNIC को वो कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके ऊपर उसकी सारी डिटेल और ये कब पैदा हुआ सब कुछ लिखा होता है और रजिस्ट्रार की सील होती है। जैसे ही ये सर्टिफिकेट इशू होता है तो ये देखो, ये एक कंप्यूटराइज पर्सन जिंदा हो जाता है, जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो जब ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जिंदा होता है, तुम लोग याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो चंद लोग होते हैं जिन लोगों ने इसको क्रिएट करवाया होता है, इन्होंने मेमोरेंडम में अपना नाम लिखा होता है एज अ डायरेक्टर। कि पहले डायरेक्टर तो अभी तो कोई इलेक्शन या कोई और मेंबर मौजूद नहीं है सवाए इनके, लेकिन ये लोगों का ख्याल है कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पर्पस लिखा है लॉजिस्टिक का, उसका कारोबार करना है, उस कारोबार के लिए मोटा ताजा पैसा चाहिए। इन लोगों के पास जितना था इन्होंने मेमोरेंडम में लिख दिया है कि हमारे पास इतना पैसा था, हमने इतना इतना सब्सक्राइब कर लिया है। बाकी की सब्सक्रिप्शन इन्होंने SCCP को बताई है कि हम इकट्ठी करेंगे अवाम से। फिर यार ये क्या लिखते हैं, प्रोस्पेक्टस लिखते हैं ये पांचों लोग मिलके। प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है कि प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज है, पहले सोशल एग्जांपल दूंगा तुम्हें। जब तुम ICMA में आए थे, इसके कैंपस में आए थे, तो तुम्हें कोई एक किताबचा मिला होगा जिसमें लिखा होगा कि यार ICMA है क्या असल में। उसके बाद तुम आ जाओ हमारे साथ, इसको क्वालिफाई करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, कल को तुम्हें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तुम्हारा सोसाइटी से स्टेटस ही अलग हो जाएगा। इन द सेम वे, जब वो सारी कहानियां तुमने सुनी ICMA के प्रोस्पेक्टस में, तो एंड पे जाके उन्होंने मेन पर्पस की तरफ आपको बताया कि अगर आपने हमारे स्टूडेंट बनना है तो आप ये फॉर्म फिल करें और हमें जमा करवा दें। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको स्टूडेंट बनाना है या नहीं बनाना। इन द सेम वे ये पांच लोग एक प्रोस्पेक्टस लिखते हैं जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें, फंसाने वाली बातें लिखते हैं कि हमारा एक ख्वाब था जिसको हमने बनाना है, और इस कंपनी के फायदे क्या है। आपने अगर इस कंपनी में हिस्सा ना डाला तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि हमने सोचा है कि हमारी कंपनी कल को बहुत अमीर हो जानी है। तो सारी ये अवाम के सामने एक डिश तैयार करके रखते हैं कि हमारी कंपनी में आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप जो है ना, आज वक्त बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट कर लें। तो लोगों में ये प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। अब लॉ ने इस प्रोस्पेक्टस के ऊपर रिक्वायरमेंट रखी हुई है। अब कंपनीज क्या करती हैं, इन प्रोस्पेक्टस में अपने बारे में भी लिखती हैं, आने वाले वक्त के बारे में भी लिखती हैं। फिर कोई मशहूर बंदा है ना, कोई एक्सपर्ट है, उसकी राय भी इसमें डाल देते हैं, ये लो यार ये फलाना बंदा बड़ा ही मशहूर है, इससे हमारे बारे में पूछ लो। तो कंपनीज ये काम कर रही होती हैं, तो उनके ऊपर भी रिक्वायरमेंट है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन यूज करनी है तो कैसे यूज करनी है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखना है और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या यूज होना है, ये हम जब पढ़ेंगे ना कंपनीज सॉरी सिक्योरिटीज एक्ट, तो सिक्योरिटीज एक्ट में ये डिटेल में पढ़ लेंगे कि प्रोस्पेक्टस में कौन सी स्टेटमेंट कैसे लिखनी चाहिए। लेकिन याद रखना, शेयर की एप्लीकेशन लेने के लिए एक किताबचा इशू किया जाता है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा जाता है कि आने वाला वक्त हम कहाँ पे होंगे। वो किताबचा इन लोगों में इशू कर देते हैं, इन लोगों में सर्कुलेट कर दिया जाता है अगर एक पब्लिक कंपनी है। जब भी इन लोगों में ये किताबचा सर्कुलेट होता है, ये लोग क्या करते हैं, इस किताबचे के एंड पे जाके ना फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करते हैं और उस फॉर्म में बता देते हैं मैंने इतने शेयर का सोचा है आपकी कंपनी में रखने हैं। उन शेयर के एवज जो डेजिग्नेटेड बैंक होता है, इन्होंने बताया होता है कि अगर आपने फॉर्म फिल करना है, इस फॉर्म को फिल करें, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में पेस्ट कर दें, यानी कि हमें भेज दें, और जितने पैसे आपने जमा करवाए हैं उसकी रसीद वो भी आप हमें भेज दें। तो ये लोग ये सारे फॉर्म जमा करके कंपनी को भेज देते हैं।
अब लॉ की रिक्वायरमेंट है, जब तुम्हें सब लोग फॉर्म जमा करवा दे तो 15 दिन के अंदर डिसाइड करो इनमें से किन लोगों को सिलेक्ट करना है अपनी कंपनी के एज अ मेंबर। तो 15 दिनों के अंदर ये सिलेक्ट करते हैं और जो बाकी लोग होते हैं उनको उनका पैसा वापस दे दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाता, अगर ना दिया किसी का पैसा, तो लॉ ने आगे सजा दी है। तो आज की कहानी मेरी यहां से शुरू होती है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। अब समझ आ जाएगी आपको कि अलॉटमेंट कैसे हुई, फंड्स कैसे इकट्ठे हो रहे हैं कंपनी के पास। सेक्शन नंबर 57 में सिर्फ यहाँ पे हल्का सा प्रोस्पेक्टस का पढ़ेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टस जो पुराना हमारा कंपनीज एक्ट था ना 1984, उसमें डिटेल में प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया था कि अगर तुमने इसमें झूठ बोला या किसी को धोखा देने की कोशिश की या प्रोस्पेक्टस में तुमने एक्सपर्ट की ओपिनियन को मिस यूज किया, तो उसके ऊपर काफी सजाएं लिखी हुई थी। तो कंपनीज एक्ट 1984 में भी वही बातें थी और सिक्योरिटीज एक्ट में भी वही बातें थी। तो जब कंपनीज एक्ट बना ये वाला 2017 का, तो इन्होंने कंपनीज ऑर्डिनेंस में सारा ही प्रोस्पेक्टस उड़ा दिया कि ये सारी बातें तो इन लोगों को वहां पे भी मिल जाती हैं, तो यहाँ लिखने का पर्पस नहीं है फिर। तो प्रोस्पेक्टस जो है उसका यहाँ पे हल्का सा इशारा है कि ये होता क्या है। उन्होंने कहा नो पर्सन शैल इशू नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय आर ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी अनलेस। कहते हैं कोई भी प्रोस्पेक्टस, कोई भी किताबचा आप कंपनी पे के बिहाफ पे इशू नहीं करेंगे अनलेस आर बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। आप on the date of his publication या before the date of its publication, a copy thereof signed by each person who is named there in the director or proposed director of the company has filed with the registrar। उन्होंने कहा कि खबरदार कोई प्रोस्पेक्टस अवाम में इशू ना करना। यार ये कौन काम करेगा, हमें पता है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी काम करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो प्रोस्पेक्टस नहीं ना यूज करेगी, पता है ना हमें। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जब बनी थी प्राइवेट कंपनी, तो उसने तो 3 वर्ड यूज किए थे LRP, कि कभी भी मैं पूरी जिंदगी में अवाम के पास नहीं जाऊंगी, ना किसी को शेयर ट्रांसफर करूंगी, और हमारे मेंबर्स जो है वो पहले से सिलेक्ट हैं, वही रहेंगे। तो प्रोस्पेक्टस को कौन यूज करता होता है, पब्लिक कंपनी। और हमें पता है पब्लिक कंपनी का इम्पैक्ट ज्यादा, अगर पब्लिक कंपनी का इम्पैक्ट ज्यादा तो लॉ में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा। तो पहले कह दिया कि जब भी तुम अपने बारे में कंपनी किताबचा लिखोगी ना, तो खबरदार उसको इशू नहीं करना जब तक उसकी कॉपी साइन की गई रजिस्ट्रार के पास फाइल ना कर दी। अगर इस सेक्शन की कंट्रावेंशन हुई तो लेवल 2 की पेनल्टी। मैं 2 मिनट वेट करूंगा, आसान हो रही है इधर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रोस्पेक्टस का हमें पता चल गया कि यार प्रोस्पेक्टस जो है पब्लिक कंपनी ही यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है कि उसके एंड पे शेयर एप्लीकेशन अटैच कर देती है। अब प्रोस्पेक्टस जो है, हम मज़ीद इसको पढ़ने के बाद चले जाएंगे वहाँ पे सिक्योरिटीज़ एक्ट के ऊपर, तो वहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट क्या होती है। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जैसे पब्लिक कंपनी शेयर्स के लिए पैसा इकट्ठा करती है ना, वैसे ही डिबेंचर्स के लिए भी पैसा इकट्ठा कर लेती है। तो एप्लीकेशन फॉर शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, शेयर्स होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप कंपनी की ओनरशिप की तरफ जा रहे हैं, पैसा डूब भी सकता है। डिबेंचर्स होंगे तो इसका मतलब होता है आपके पैसे फिक्स रहेंगे और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब आपको अब कंपनी के लीगल क्रेडिटर बनाने का सोच रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी फंडिंग दो तरह से करती है, शेयर्स एंड डिबेंचर। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन डिबेंचर ऑफ द कंपनी इन परसुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी मेड और लेस देन सच नॉमिनल अमाउंट एज द कमीशन में स्पेसिफाई। कहता है जब तुमने हमसे रजिस्ट्रार के पास फाइल किया था ना प्रोस्पेक्टस, पीछे उसने बताया कि कोई भी खबरदार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना जब तक आप उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल ना कर दो। तो जब प्रोस्पेक्टस एक फाइल किया जाता है ना, तो पब्लिक कंपनी को बताया जाता है कि कम अज कम इतनी अमाउंट लेनी है हर एक मेंबर से जब भी एप्लीकेशन फुलफिल होगी। तो कहता है कोई शेयर वगैरह एप्लीकेशन जो है उस अमाउंट के बगैर, स्पेसिफाइड अमाउंट के बगैर इशू ना हो। कमीशन ये जो है स्पेसिफाई कर सकता है हर फॉर्म के अंदर, जिसमें आप कमीशन में स्पेसिफाई द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन। कमीशन खुद बता सकता है कि शेयर की एप्लीकेशन का फॉर्म कौन सा यूज होगा, क्योंकि इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। उसके बाद सच फॉर्म देन शेल बी द पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, और आप फिर उस फॉर्म को प्रोस्पेक्टस का हिस्सा बना लेंगे। आर सर्टिफिकेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन मेड बाय द एप्लीकेंट। जो भी एप्लीकेंट वो फॉर्म फिल करता है ना, तो कहता है जी हम सोचेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन जो फार्म यूज करेगा शेयर को परचेज करने के लिए वो सच होंगी और उसके ऊपर बाइंडिंग होगी। एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स इन एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी विच इज मेड इन परसुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी इररेवोकेबल। आप ये नहीं कह सकते मेरे पैसे वापस दो। कहता है जब आप एक एप्लीकेशन दे देते हैं, एप्लीकेशन को फुलफिल कर देते हैं, प्रोस्पेक्टस को यूज करते हुए पैसा जमा करवा देते हैं, फिर ये कंपनी के पास डिसीजन चले जाता है कि आपके पैसे उन्होंने रखने हैं या आपको वापस देने हैं। ये एप्लीकेशन इरेवोकेबल है। रीपेमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड फॉर शेयर्स नॉट अलॉटेड। जब आपके कंपनी के पास एप्लीकेशंस, हमने पीछे देखा था ना, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, फिर उनमें से कुछ रखनी होती हैं, क्योंकि हमने एक लिमिट स्पेसिफाई की होती है अपने मेमोरेंडम में कि हमने इतने पैसों तक कारोबार करना है। तो मेमोरेंडम में हम अपनी लाइबिलिटी और ऑथोराइज कैपिटल बता के आए होते हैं। अगर हम हमारे पास इतनी एप्लीकेशन हो गई कि हमारी लिमिट जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है मेमोरेंडम में लिखी हुई थी कि कम से कम इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम कारोबार जो है कंपनी ने जो सोचा है उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। अगर लोग कहता है आपके पास ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो बाकियों के पैसे आप वापस कर दें और जिनको रखना है उनको रख लें। तो रीपेमेंट ऑफ मनी में वो आपको बताएगा कि कंपनी शैल रिफंड द मनी इन केस ऑफ अनएक्सेप्टेड और अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन विद इन 15 डेज। कहता है जो एप्लीकेशन आपको मिलती है जो कि फुलफिल नहीं है वो उसके पैसे वापस कर दें, और जिन एप्लीकेशन को आपने नहीं रखना अपने पास, जिन मेंबर्स को नहीं रखना अपने पास, उनके पैसे वापस कर दें विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर। इफ रिफंड रिक्वायर्ड इज नॉट मेड, अगर जो हमने ऊपर कहा आपने ना किया, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली। जो डायरेक्टर होंगे वो इकट्ठे, और अकेला डायरेक्टर वो भी जिसको लॉ कह दे, शैल बी रीपे दैट मनी, वो ये पैसा देगा विद सरचार्ज एट द रेट ऑफ 2%। वो पैसा सूद समेत वापस करेगा हर 2% के हिसाब से फॉर एवरी मंथ, और 2% लगाएंगे हर महीने के ऊपर। आर पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ 15th डे। और इसके अलावा लॉ कहता है आपको पेनल्टी लगेगी लेवल 3 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल कार्ड। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन सिक्योरिटीज एक्सचेंज।
यार पब्लिक कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट करने के दो ही तरीके हैं, या तो ये खुद मैदान में आ जाए, खुद प्रोस्पेक्टस को आवाम में इशू कर दे, या ये थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जब ये फैसला कर लेती है कि हमने प्रोस्पेक्टस इशू करना है आवाम को और ये भी बताना है कि हमने एक ऐसी कंपनी बनना है जिसकी लिस्टिंग हो जानी है, तो शेयर्स होंगे तो लिस्टिंग होगी ना। तो उन्होंने कहा जी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन सिक्योरिटीज एक्सचेंज वेयर अ प्रोस्पेक्टस स्टेट्स दैट, जहां एक ख्वाब लोगों को दिखाया जाए कि एप्लीकेशन विल बी मेड, कि हम एक एप्लीकेशन मेड करेंगे फॉर द परमिशन, परमिशन के लिए फॉर शेयर्स आर अदर सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन सिक्योरिटीज एक्सचेंज, कि हमारे शेयर्स जो है ना सिक्योरिटीज एक्सचेंज में डील किए हो जाएंगे। एनी अलॉटमेंट मेड ऑन एन एप्लीकेशन शैल बी वाइड, कोई भी अलॉटमेंट अगर इस एप्लीकेशन पे हुई तो वो गलत होगी अगर ये तीन काम हो जाए। अगर लॉ ने कहा कि आप लोगों को ख्वाब दिखाएं प्रोस्पेक्टस में कि हमने अभी स्टॉक एक्सचेंज को भी अप्लाई कर दिया हमारी कंपनी में, देखें जी आप आ जाएं पैसे दें हमें, शेयर जो भी मेंबर बनना है आप बन जाएं, तो कहता है जो भी तुम ऐसी एप्लीकेशंस इकट्ठी करोगे ना तो वो वाइड होंगी अगर ये तीन काम हो गए। पहला काम क्या होगा? पहला काम ये हुआ तुमने ख्वाब दिखाया कि परमिशन मिलेगी, लेकिन इफ द परमिशन हैज नॉट बीन अप्लाइड फॉर, आपने परमिशन अप्लाई नहीं की फॉर द सेवंथ, बिफोर द सेवंथ डे आफ्टर द फर्स्ट इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कहता है अगर तुमने ये परमिशन अप्लाई नहीं की और प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो उसके 7 दिन के अंदर भी अप्लाई नहीं की। एक तो होता है पहले पहले परमिशन अप्लाई नहीं की तुमने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है, और एक होता है कि जी आपने अब प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया तो 7 दिन के अंदर लॉ कहता है आप फिर भी परमिशन अप्लाई कर दें, अगर ना की तो ये जितनी आपने सब्सक्रिप्शन ली ये वाइड होगी। इफ द परमिशन हैज नॉट बीन ग्रांटेड, फिर दूसरा केस है कि आपने वाकई सच में एप्लीकेशन प्लेस की हुई थी और परमिशन आपको नहीं मिली 21 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, आपने प्रोस्पेक्टस में टाइम लिखा होता है कि इस वक्त तक आप अपनी अपनी एप्लीकेशन हमें जमा करवा दें, उस सब्सक्रिप्शन लिस्ट के क्लोज होने के 21 दिन के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज में सक्सेसफुल नहीं होती तो भी जितना पैसा इकट्ठा किया है लॉ कहता है गलत किया है वापस करो। आर सच लॉन्गर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 42 डेज, और फिर भी अगर आपने इंतजार करना है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज हमारी जो है एप्लीकेशन को सुन ले तो 21 दिन को एक्सटेंड किया गया, लेकिन 40 डेज के ऊपर, लेकिन किसकी परमिशन चाहिए? सिक्योरिटीज एक्सचेंज की। तो लॉ कहता है ये सारी अलॉटमेंट जितनी भी होगी सारी वाइड हो जाएगी। All money received shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank so long as the company may become liable to repay। उन्होंने कहा जितना भी पैसा इकट्ठा करोगे अपने बैंक में संभाल के रखना तब तक जब तक ऊपर में से कोई पता ना चल जाए। अगर तो एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो शेयर अलॉट हो जाएंगे, अगर एप्लीकेशन ना अप्रूव हुई तो ये फौरन पैसा वापस करना पड़ेगा। वेयर द परमिशन हैज नॉट बीन अप्लाइड फॉर, जहां आप परमिशन अप्लाई ही ना करें लेकिन प्रोस्पेक्टस में ख्वाब दिखाया गया था अप्लाई की जाएगी। आर हैज नॉट बीन ग्रांटेड, या परमिशन की और आपको परमिशन नहीं मिली, कंपनी क्या करेगी? फौरन से विदाउट एनी सरचार्ज सारा पैसा लोगों को वापस कर देगी। इफ एनी सच सम नॉट रीपेड, अगर कहता है जी 8 दिनों के अंदर आपने ये पैसा लोगों को ना पे किया तो ये खुद पढ़ लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको जुर्माना लगेगा 8 दिन के एक्सपायरेशन के बाद 2% फॉर एवरी एवरी मंथ के ऊपर ये सरचार्ज होगा और लेवल 3 की पेनल्टी इम्पोज होगी। इसके बाद जो ऑफिसर मजीद इसके इसके अलावा ऑफिसर्स, ऊपर तो डायरेक्टर है, इसके अलावा जो भी ऑफिसर्स ऑथोराइज होगा इस ऑथोराइज्ड होंगे इस काम में उनको लेवल 2 की भी पेनल्टी इम्पोज होगी। रिटर्न एड्स टू एम्प्लॉयमेंट, जब ये सारे काम कर लो, जब भी ये कंपनी मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है तो वो एक रिटर्न लिखती है, रिटर्न का मतलब एक रिटर्न जमा करवाती है, एक स्टेटमेंट जमा करवाती है रजिस्ट्रार को जिसे आप कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की रिटर्न। उस रिटर्न में ये क्या लिखती है, क्या मैटर्स होते हैं, अब ये यार आप खुद पढ़ेंगे, कुछ काम आप खुद भी किया करें, आपके लिए ये आसान बना दिए हैं।
आप खुद पढ़ें तो बड़ा ही अच्छा होगा और ये समझ भी आएगी, ठीक है। जो रिटर्न, जैसे जैसे पैसा इकट्ठा किया, किसका इकट्ठा किया, उसका नाम क्या था, उसका ऑक्यूपेशन क्या था, और कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, वो सब कुछ आप रिटर्न में बताते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ लेना। आप कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो मैं आपसे पूछ लूँ। सेक्शन 6(9), व्हाट आर अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेंट्स। यार आपने फैसला करना होता है कि कौन से एप्लीकेंट्स को अपने मेंबर बनाना है, और जिनको नहीं मेंबर बनाना, उन्होंने अप्लाई तो किया है ना, वो अनएक्सेप्टेड होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे? अनएक्सेप्टेड होंगे। सर फिर इररेवोकेबल कौन सी अमाउंट है? इफ कंपनी लायबल है एक्सीड अमाउंट पे बैक करना। देखो, अगर उन्होंने क्या कहा जी, प्रोस्पेक्टस इशू हुआ ना, प्रोस्पेक्टस को के ख्वाबात को यूज करते हुए तुम्हें अच्छा लगा कि मैं जी वाकई ही मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लॉ कहता है आपने फॉर्म फिल किया, बैंक में जमा करवा दिया। कल कला को आपका कोई दोस्त मिल गया, उसने आपके कान भर दिए, यार ये क्या किन कामों में पड़ गए हो, तुम्हारा पैसा डूब गया। तो कहता तुमने कहीं अप्लाई नहीं कर देना, या कोर्ट में या कहीं बाजार में शोर नहीं मचा देना कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कहता जो भी एप्लीकेशन इन परसुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस आप यूज करेंगे और अपना पैसा जमा करवाएंगे, तो वो इररेवोकेबल है। आप उसको क्लेम नहीं करवा सकते जब तक कंपनी अपना फैसला नहीं फिर सुनाएगी। तो कंपनी क्या फैसला सुनाएगी? वो या तो आपको शेयर मेंबर, अपना मेंबर बना लेगी, या वो आपके पैसे आपको वापस कर देगी अगर उनको लगा कि आपकी एप्लीकेशन हमने नहीं एक्सेप्ट करनी। सेक्शन 6(9) में रिपीट कर दूं तो होपफुली क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। डिबेंचर्स यार वो होते हैं जैसे शेयर होता है ना, शेयर कंपनी में आपको मेंबर बना देता है, ठीक है। डिबेंचर्स आपको कंपनी में क्रेडिटर्स बना देता है। कंपनी, पब्लिक कंपनी के पास फंडिंग के ऑप्शन होते हैं। वो फंडिंग करवाती है एज अ ओनर, कि आप कंपनी के ओनर बन जाए, इसके नफा नुकसान में शामिल हो जाएं। वो फंडिंग लेती है बाय डिबेंचर्स, कि आप एक लीगल क्रेडिटर बन जाएं, आप हमें अपना पैसा दें, हम उस पैसे को बिजनेस में यूज करेंगे, और फिक्स, हम आपसे वादा करते हैं फिक्स अमाउंट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको जो है ये क्रेडिटर्स जो है, डिबेंचर्स होल्डर्स जो हैं, अगर कंपनी हमारी तबाह भी हो गई तो आपने वाइंडिंग अप पड़ा है ना, तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पैसे वापस किए जाएंगे, ठीक है। जो क्रेडिटर, ये क्रेडिटर का स्टेटस रखते हैं। ये एक कंपनी की तरफ से जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, ऐसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है कि हाँ मुबारक हो, आप लीगल हमारे जो है ना क्रेडिटर है, और आपके पैसे डूबने नहीं वाले। हमने आपसे पैसा लिया है कर्जा के तौर पे, ये आपको हम वापस भी करेंगे। तो ये डिबेंचर्स होते हैं। और बॉन्ड्स जो होते हैं, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, इनकी भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ आपने फिक्स एग्रीमेंट, कोई कसम वगैरह उठाई है कि वाकई आप हमारे क्रेडिटर हैं, हमने आपको पैसा वापस करना है। आज ही आप गूगल के ऊपर सर्च करो तो आपको डेफिनेशन भी यार मिल जाएगी। डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है। शेयर्स का तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके साथ फंड रेजिंग के लिए पब्लिक कंपनीज क्या करती हैं, आवाम से दो तरीकों से, कि एक तो आप ओनर बनना है तो शेयर में आ जाओ, और ये हलाल वे है, वो सब कुछ यूज करते हैं। फिर कहते हैं जी अगर आपने डिबेंचर्स, डिबेंचर यूज करने हैं, यानी कि आपने हमें कर्जा देना है, तो आप चाहते हैं कि हमारे लीगल वे से कर्जा ले, हमें दे, और कल को हमसे क्लेम भी पैसा कर सके, तो आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में हमारे पास इन्वेस्ट कर लें। तो होपफुली आज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई इशू है तो वो ग्रुप में पेस्ट करें।